नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विस व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका अपन पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसे संघीय संसद कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्थापिका है उसके दो सदन पाए जाते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। पहला सदन है प्रतिनिधि सभा और दूसरा सदन है सीनेट। प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन और निम्न सदन कहलाता है और सीनेट जो है उच्च सदन और द्वितीय सदन कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है अर्थात जो संघीय संसद है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ज़्यादातर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही पाई जाती है, तो इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। जो 2000 में नया संविधान जब लागू हुआ तब इसका नाम संघीय संसद कर दिया गया। इसे पहले संघीय सभा कहा जाता था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसके दोनों सदन बराबर शक्तियां रखते हैं। देखिए, विश्व में ज़्यादातर जो देश हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है वहाँ पर ये होता है कि एक सदन थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ रखता है, एक सदन थोड़ा कम होता है, कम शक्तियाँ होता है या कमज़ोर होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ दी गई है। तीसरी बात यहाँ की व्यवस्थापिका की यह है कि व्यवस्थापिका या जो संसद है शासन का सर्वोच्च अंग है, क्योंकि इसके जनता के नियंत्रण के अतिरिक्त इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर कार्यपालिका को वीटो पावर नहीं है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। तो ये सर्वोच्च संस्था है, शासन का सर्वोच्च अंग है। यहाँ पर जो विचार विमर्श होता है वो काफ़ी उच्च स्तरीय होता है। वाद विवाद जो होता है वो शांत और गंभीर वातावरण में होता है। उच्च स्तरीय डिस्कशन होता है यहाँ पर। और एक बात और है कि स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्थापिका में सदस्य बैठते हैं वहाँ कोई विरोधी पार्टी नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में विपक्षी दल नहीं होता है। सदस्य जो है कैंटीन के हिसाब से वहाँ बैठते हैं और कैंटीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, समान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, शासन का यह सर्वोच्च अंग है, विरोधी दल का यहाँ अभाव पाया जाता है, उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता है, शांत और गंभीर वातावरण होता है। और स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है, जो भी कार्य करती है वो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन या रोमांच जिसको कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका इस तरह की होती है। अब अपन देखते हैं कि आज इस व्यवस्थापिका का संगठन या इसका गठन किस तरह से होता है, ये किस तरह से बनती है। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रतिनिधि सभा का संगठन, कि प्रतिनिधि सभा किस तरह से बनती है। संगठन के जो बिंदु होंगे, जो पॉइंट होंगे, वो मैंने इस तरह से बनाए हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि सदस्य संख्या। प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित कर रखी है। इसमें 200 सदस्य होंगे। जनसंख्या के हिसाब से कैंटीनों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यदि 24,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना होता है। यदि किसी कैंटीन की जनसंख्या 24,000 से कम है तो भी एक प्रतिनिधि अवश्य वहाँ पर चुनकर जाएगा। अर्थात प्रत्येक कैंटीन से एक प्रतिनिधि का चुनाव अवश्य होता है और बाकी जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 24,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो 200 सदस्य संख्या है। जनसंख्या के हिसाब से कैंटीनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और एक प्रतिनिधि हर कैंटीन से चुना जाना जरूरी होता है। दूसरा आता है कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव किस तरह से होता है। इसके चुनाव के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। देखिए, स्विट्जरलैंड में वयस्कता की उम्र जो है वो 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष का व्यक्ति इसके चुनाव में वोट डालता है, वयस्क मताधिकार दिया गया है। जो तरीका है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के आधार पर होता है। देखिए, जिन कैंटीनों में एक से ज़्यादा सदस्यों का चुनाव करना है वहाँ तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के आधार पर चुनाव किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहीं अपनाई जाती है जहाँ एक से ज़्यादा सदस्यों का चुनाव किया जाना है। इस पद्धति के अंतर्गत मतदाताओं को उतना ही वोट डालने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना है, लेकिन वो सारे के सारे वोट एक ही सूची को नहीं डालता है।
इसके अंतर्गत जो प्रत्याशी खड़े होंगे तो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हैं, इसलिए इसको सूची पद्धति कहा जाता है। किसी कैंडिडेट से मान लीजिए 5 प्रतिनिधियों का चुनाव करना है तो एक्स पार्टी 5 प्रतिनिधियों का सूची जारी करेगी, वाई पार्टी भी 5 की करेगी, जेड जो भी पार्टियां होंगी वो अपने 5-5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। तो राजनीतिक दल इसमें सूची जारी करते हैं, मतदाता वोट सूची को देता है और उतने ही वोट देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना होता है, लेकिन सारे के सारे वोट एक व्यक्ति को या एक सूची को वो नहीं दे सकता है। इसके अलावा इस पद्धति के अंतर्गत ये होता है कि प्रत्याशी को विजयी होने के लिए एक न्यूनतम कोटा या मत संख्या प्राप्त करनी होती है। वो कोटा प्राप्त करेगा तो ही वो प्रत्याशी विजयी माना जाएगा और इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे वैध मतों की संख्या। यहाँ पे एक फॉर्मूला अपनाया जाता है, वैध मतों की संख्या प्लस 1 किया जाता है और नीचे होता है प्रत्याशियों की संख्या +1, निर्वाचित प्रत्याशियों की संख्या +1। इस फार्मूले के आधार पर ये काम किया जाता है, निकाला जाता है संख्या +1 और यहाँ भी वैध मतों की संख्या +1। मान लीजिए कहीं किसी में 4000 वोट मिले, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि वैध मतों की संख्या मान लीजिए 4000 है, तो यहाँ पर हम फार्मूला अपनाएंगे 1 और यदि प्रत्याशियों की जो संख्या है वो भी 4 है तो हम 4-1 इस फार्मूले के आधार पर मैं ये बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ये 800 आएंगे और +1 करेंगे तो यहाँ ये होगा कि 801 जिसको मिलेगा वो प्रत्याशी जीता हुआ माना जाएगा। अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है उसमें एक से ज़्यादा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राजनीतिक दल अपनी सूची जारी करते हैं, मतदाता अपना वोट सूची को देते हैं और मतदाताओं को उतने ही वोट डालने का अधिकार होता है जितने प्रत्याशियों को चुनाव किया जाना है, लेकिन सारे के सारे वोट वो एक ही सूची को नहीं डाल सकता है और जीतने वाले व्यक्ति के लिए ये न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इस प्रतिनिधि सभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के आधार पर किया जाता है। जिन कैंटीनों की संख्या कम होती है, जनसंख्या 24,000 से कम होती है और जहाँ ज़्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जा सकता वहाँ सामान्य निर्वाचन की व्यवस्था है और वहाँ पर साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको यहाँ पर कि स्विट्जरलैंड में उपचुनाव नहीं होते हैं। यदि किसी कारणवश कोई सीट रिक्त हो जाती है, कोई प्रत्याशी का पद खाली हो जाता है, तो वो राजनीतिक पार्टी जिसको कि वो पद मिला हुआ था वो अपना दूसरा प्रतिनिधि भेज देती है और इस तरह वहाँ व्यवस्था चलती है। तो इस तरह इस प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है। तीसरी बात अपन करते हैं योग्यताएं, कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वही योग्यताएं होती हैं जो सभी देशों में लगभग होती हैं, जैसे वो वहाँ का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक अधिकारों से वो वंचित नहीं होना चाहिए और लाभकारी पद पर वो नहीं होना चाहिए। फिर आता है इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है। इसको समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये स्वयं प्रस्ताव पारित कर अपना कार्यकाल खत्म कर सकती है। कब खत्म कर सकती है? अभी अपन ने पूर्व के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखी थी और वहाँ मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर संविधान में पूर्ण संशोधन की मांग जनता करती है और प्रतिनिधि सभा या संसद में मतभेद होता है और जनता उसके विपक्ष में निर्णय देती है, तो उस समय इसको नए चुनाव कराए जाएंगे और नई जो प्रतिनिधि सभा या संसद आएगी वो संविधान में संशोधन का कार्य करेगी। तो संविधान संशोधन के मुद्दे पर जनता के द्वारा विपरीत निर्णय देने पर या मतभेद होने पर इसको उठाया जा सकता है। ये स्वयं प्रस्ताव पास करके अपना कार्यकाल खत्म कर सकती है, बाकी इसको समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अधिवेशन। ये अपने अधिवेशन स्वयं ही बुलाती है। देखिए स्विट्जरलैंड में ये भी एक अच्छी परंपरा है, संसद अपना अधिवेशन स्वयं ही बुलाती है। नियम यह है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाना जरूरी होता है, लेकिन वहाँ पर एक परंपरा स्थापित कर ली उन्होंने कि वर्ष में वो 4 अधिवेशन बुलाते हैं। हर तीसरे महीने, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, हर तीसरे महीने प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। एक परंपरा है, वैसे वर्ष में एक बार बुलाया जाना जरूरी होता है। इसके अलावा इसके असाधारण या संयुक्त अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं यदि कार्यपालिका के 1/4 सदस्य या 5 कैंटीन डिमांड करते हैं, तो इसके संयुक्त या असाधारण अधिवेशन इन 4 के अलावा भी बुलाए जा सकते हैं।
फिर आता है गणपूर्ति एवं निर्णय। गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है। यदि सदस्य संख्या 200 है तो अभी इसकी गणपूर्ति 101 हो जाएगी। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत यहाँ गणपूर्ति होती है और ये जो अपना निर्णय है वो बहुमत से लेती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वेतन भत्ता। देखिए, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सरकार के द्वारा कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता है। अधिवेशन के दिनों में उपस्थित होने पर इन्हें संघीय भत्ता दिया जाता है जो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा इसकी कार्यवाही, जैसे मैंने अभी बताया, 4 भाषाओं में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रतिनिधि सभा अपने में से ही अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। नियम ये बना हुआ है कि हर अधिवेशन के लिए अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी वो, लेकिन वहाँ पर ये परंपरा उन्होंने स्थापित कर ली कि एक वर्ष के लिए वो अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती है, क्योंकि अधिवेशन हर तीसरे महीने हो रहा है तो एक वर्ष के लिए वो चुन लेते हैं अपने में से ही। उनका पुनर्निर्वाचित उपाध्यक्ष चुनती है। ये नियम ये है कि हर अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि सभा अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, लेकिन उन्होंने एक परंपरा वहाँ पर बना रखी है कि एक वर्ष के लिए वो उन्हें निर्वाचित करते हैं। इनका पुनर्निर्वाचन नहीं होता है, एक ही कैंटीन से दोनों नहीं लिए जाते हैं। उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष बनाने की परंपरा होती है और प्रत्येक वर्ष ये भिन्न भिन्न कैंटीनों से लिए जाते हैं। अध्यक्ष के पास कोई विशेष पावर नहीं होती है। अध्यक्ष जो होता है बैठक की अध्यक्षता करता है, कार्यवाही का संचालन और शांति और व्यवस्था बनाए रखता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और अगर बराबर मत आते हैं तो वो निर्णायक मत देता है। इसके अलावा उसके पास कोई विशेष पावर नहीं होती है। अब अपन देखते हैं सीनेट का संगठन की सीनेट किस तरह से होती है। पॉइंट्स हमारे वही होंगे जो हमने प्रतिनिधि सभा में बनाए हैं, जैसे संख्या। सबसे पहला पॉइंट था सदस्य संख्या। सीनेट की जो सदस्य संख्या है 46 होगी और 46 के लिए ये नियम बना हुआ है कि प्रत्येक कैंटीन 2 प्रतिनिधि भेजेगा और अर्ध कैंटीन 1 प्रतिनिधि भेजता है। 20 पूर्ण कैंटीन है इसलिए 40 तो उनके हो जाएंगे और 6 अर्ध कैंटीन 6 उनके। इस तरह से 46 सदस्य सीनेट के होते हैं। सीनेट के सदस्यों का नंबर दूसरा जो पॉइंट है निर्वाचन आता है। निर्वाचन जो है कैंटीनों के द्वारा किया जाता है। भिन्न भिन्न कैंटीनों में भिन्न भिन्न प्रक्रिया या तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ कैंटीन प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, कुछ कैंटीन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और किसी में प्रारंभिक सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट जो आती है योग्यताएं। इसके सदस्यों की योग्यताएं भी प्रतिनिधि सभा के समान ही है कि वो 18 वर्ष का होना चाहिए, वहाँ का नागरिक होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल शर्त होती है कि वो उस कैंटीन का नागरिक होना चाहिए जिस कैंटीन से वो चुनाव लड़ रहा होता है। फिर आता है इसका कार्यकाल। जिस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित होता है, लेकिन सीनेट का जो कार्यकाल निश्चित नहीं है। भिन्न भिन्न कैंटीनों में भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। किसी में 4 वर्ष है, किसी में 3 वर्ष है, किसी में 1 वर्ष है और किसी में रिकॉल की व्यवस्था होती है। फिर होता है अधिवेशन। अधिवेशन प्रतिनिधि सभा के साथ ही चलता है, दोनों के ऊपर सेम नियम लागू होते हैं। फिर होता है गणपूर्ति और निर्णय। कुल सदस्य संख्या का बहुमत गणपूर्ति है। कुल सदस्य संख्या अगर 46 है तो जो बहुमत होगा वो 24 होगा और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। वेतन भत्ते। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन सीनेट के सदस्यों को कैंटीन के कोष से वेतन मिलता है। तो हर कैंटीन अपने हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन अधिवेशन के दिनों में जो संघीय भत्ता मिलता है वो दोनों को बराबर मिलता है, प्रतिनिधि सभा के समान ही मिलता है। फिर होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सीनेट भी अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। प्रतिनिधि सभा की तरह ही नियम है कि 1 वर्ष के लिए चुनती है, पुनः निर्वाचन नहीं होता है, एक ही कैंटीन से नहीं लिए जाते हैं और अगले वर्ष उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसकी शक्तियाँ भी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के जैसे ही है कि सदन की अध्यक्षता करना, कार्यवाही का संचालन करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और निर्णायक मत देना। इस तरह स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है उसका संगठन होता है प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और सीनेट में यही अंतर है कि सीनेट जो है कैंटीन का प्रतिनिधित्व करती है, तो कुछ बातों में इनमें भिन्नता होती है, जैसे चुनाव प्रक्रिया है, कार्यकाल है, वेतन है, इनमें अंतर पाया जाता है। बाकी जो अधिवेशन है, गणपूर्ति है, निर्णय प्रक्रिया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों प्रतिनिधि सभा के समान ही होते हैं।
इस तरह इसका संगठन होता है। अगली क्लास में अपन इसकी शक्तियाँ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।